नमस्कार साथियों, राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज हमारे दादाजी की चौपाल से एक और नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बदलाव के नए रंग। दुर्गादास जी अपनी पत्नी को कहने लगे, कमला, बड़े दिन से मैं एक बात सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम दोनों कुछ दिनों के लिए थोड़ा घूम फिर कर आएं। जवाब में कमला देवी कहने लगी, लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। इस बुढ़ापे में भला हम लोग कहाँ पर जाएंगे, कैसे जाएंगे? अगर हम लोग चले जाएंगे तो बच्चे लोग अकेले घर संसार को कैसे संभालेंगे? यह कोई समय है क्या कि हम घूमने चलें? एक गहरा सांस छोड़ते हुए दुर्गादास जी कहने लगे, शायद तुम ठीक कह रही हो। जब तक हमारे बच्चे छोटे थे तब हमें कभी फुर्सत नहीं हुई कि कहीं पर जाएं। हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि हम लोग इन बच्चों को छोड़कर घर से बाहर कैसे जाएं। इन लोगों का ख्याल कौन रखेगा? अब बूढ़े हो गए तब भी हम लोग यही सोचते हैं, जबकि अभी बेटे बहू का अपना संसार है। अगर हम लोग सारे कामकाज के बीच अपने बच्चों की देखभाल कर पाते थे तो यह लोग अपने कामकाज के बीच अपने बच्चों की देखभाल क्यों नहीं कर पाएंगे? हमारे तो चार चार बच्चे थे और उनके तो 2 ही हैं। ऐसे भी हमारा क्या भरोसा? जीवन के 3 हिस्से तो कब के पार कर चुके हैं, केवल एक ही हिस्सा रह गया है। कब ऊपर से बुलावा आएगा कुछ कह नहीं सकते। अगर कल को हम दोनों चले जाएंगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा? तब खुद ही अपने आप को उसी परिस्थिति में ढाल लेंगे। ऐसे में अगर हम लोग घर से बाहर कहीं पर भी जाएंगे तो उनको भला क्या मुश्किल होगी? कल भी ये लोग अपने आप में अपने परिवार को संभाल लेंगे। आज भी उन्हें ही संभालने दो। हम कब तक सभी की जिम्मेदारी अपने माथे पर लेकर रखेंगे? वैसे भी बेटा बहू हमेशा यही तो कहते हैं। ऐसे में मैं तो यही कहता हूँ कि कुछ दिन उन्हें खुशी खुशी बिताने दो। कुछ देर तक सोचते हुए कमला देवी कहने लगी, पर घूमने को इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? जवाब में दुर्गादास जी कहने लगे, तुम चिंता क्यों करती हो? हमें पेंशन मिलती है ना, उस पैसे से घूम कर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने की पेंशन का पैसा खर्च हो जाएगा, तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? मैं किसी दूसरे के पैसे से थोड़े ही घूमने जा रहा हूँ। मैं अपने पैसे से ही घूमता रहूँगा। ऐसे में भला हमें कौन क्या कहेगा? कुछ देर तक सोचते हुए कमला देवी कहने लगी, वह तो ठीक है, पर आप कहाँ पर चलना चाहते हैं? दुर्गादास जी धीरे से कहने लगे, सोच रहा हूँ कि कभी बनारस तथा हरिद्वार नहीं गए। सोच रहा हूँ कि पहले हरिद्वार से होते हुए बनारस, फिर वहाँ से कोलकाता चले जाएंगे। ऐसे में लगभग 8-10 दिनों के पश्चात कोलकाता में पहुँच जाएंगे। कुछ दिन दीदी के घर में रहकर आऊँगा। शंका जाहिर करते हुए पत्नी कमला देवी कहने लगी, दीदी तो अब है नहीं। ऐसे में भला हमें उनके घर में जाना ठीक होगा क्या? जवाब में दुर्गादास जी कहने लगे, हाँ दीदी तो नहीं है, पर मेरे भांजे तो है ना। विपुल बड़ा अच्छा लड़का है, उसकी बीवी रितु भी अच्छी है। बड़े दिन हो गए हैं उनको देखा भी नहीं है। विपुल के बच्चे वगैरह भी हमारी खुशी की तरह होंगे, शायद थोड़े उससे बड़े ही होंगे। विवेक से 7-8 साल पहले उसकी शादी हो गई थी। ऐसे में कुछ दिन उनके घर में रहकर थोड़ा घूम फिर कर आ जाऊंगा। इतने में कमला देवी धीरे से कहने लगी, क्या पता यह लोग हमसे कैसा व्यवहार करेंगे? ऐसे में दुर्गादास जी कहने लगे, हम लोग कौन सा जीवन भर के लिए वहाँ पर रहेंगे? बस यही कोई 8-10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक। अगर वहाँ ठीक ठाक नहीं लगा तो कहीं होटल वगैरह में रह जाएंगे। इस तरह से 20-25 दिन तो कट ही जाएंगे। 2-4 रोज़ गुजर जाने के पश्चात एक रोज़ छुट्टी के दिन
दुर्गा दास जी ने अपने बेटे विवेक को अपने पास बुलाया और अपने मन की बातें कहने लगी। ऐसे में आश्चर्य व्यक्त करते हुए विवेक कहने लगा, बाबूजी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? आप जानते हैं कि हरिद्वार, ऋषिकेश तथा वहाँ से बनारस होते हुए कोलकाता तक पहुँचने और 20-25 दिनों में आपके कितने सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। अब इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? जवाब में दुर्गा दास जी कहने लगे, तुम्हें उतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। तुम हम दोनों के लिए जैसे जैसे कहूँगा टिकट बनवा देना। विवेक कुछ कहे बगैर चुपचाप रहा और मन ही मन सोचने लगा, बाबूजी के पास जो भी पैसा वगैरह बचा है वह सारा का सारा खर्च करने के इरादे से ऐसी बात कह रहे हैं। जब जब मैं कुछ काम करवाने को कहता हूँ तो रोकते हुए कहते हैं, अभी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोनों मिलकर घूमने जा रहे हैं तो पैसा खर्च के बगैर थोड़े ही हो पाएगा। कुछ दिन बीते कि दुर्गा दास जी अपने बेटे विवेक के हाथों में नगद पैसे देते हुए अपने और अपनी पत्नी कमला देवी के लिए टिकट बनवा देने की बात कहने पर बेटा विवेक आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता है, बाबूजी, आप लोग इतने लंबे समय के लिए घर से जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग अकेले सब कुछ कैसे संभालेंगे? जवाब में दुर्गा दास जी बड़ी ही विनम्रता पूर्वक कहने लगे, बेटा, हम लोग अब थोड़े समय के लिए जा रहे हैं, पर जब लंबे समय के लिए चले जाएंगे तब तो तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा ना। अभी से ही आदत डालो, सब सीख जाओगे। विवेक की पत्नी कविता सारा कुछ जानकर विवेक को कहती है, बाबूजी ठीक ही तो कहते हैं, क्या उनके बिना हम अपने परिवार को नहीं संभाल सकते? यह लोग कौन से हमारी मदद करते हैं? पूरा दिन भर बैठे बैठे गप्पे ही तो करते हैं और बात बात पर टोका टोकी करते रहते हैं। यह लोग हमारे एक चुटकी भर भी काम में नहीं आते, वरन बात बात पर हमें परेशान करते हैं। ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा मत कहो। ऐसा करने से हमारे यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। अगर मैं कुछ कहूँ तो देखते नहीं माँ जी कैसी कैसी बातें बनाती है। उन्हें जाने दो, कुछ दिन घूम घाम कर आएंगे तो हमें भी कुछ दिन के लिए थोड़ा चैन मिल जाएगा। विवेक अपनी पत्नी को कुछ कहे बगैर चुपचाप रह गया और मन ही मन सोचने लगा, अब उसे कहने से भला क्या लाभ होगा। कविता तो हमेशा यही चाहती है कि मेरे माता पिता मुझसे दूर रहें, क्योंकि उसे हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं लगता। पर मैं अपनी माता पिता को भला इग्नोर कैसे कर सकता हूँ? आखिर यह लोग मेरे माता पिता हैं, पर कुछ कुछ तो उनकी भी गलती है जिसको मैं मानता हूँ। कई दफ़ा मैं अपने माता पिता को कहता भी हूँ, पर यह लोग नहीं मानते। कई दफ़ा कविता कहती रही, अब उन्हें तो खुला वातावरण चाहिए, सब कुछ तीतर भीतर करके रखते हुए बंजारों की तरह रहना चाहते हैं, और कितना भी उन्हें संभालने को कहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह तो वही हजारों साल पुराने ज़माने के हिसाब से चलना चाहते हैं। कितना भी कहो मानते नहीं। बुढ़ापे का हवाला देकर कहीं पर भी जाने का नाम भी नहीं लेते और दिन भर खूंटा गाड़ कर बैठे रहते हैं। इस पर विवेक कुछ कहे बगैर चुपचाप रहता है और मन ही मन सोचने लगता है, ऐसे तो कविता की बातें सही है, पर मैं उन्हें कुछ कह भी तो नहीं सकता। सभी लोग अपने अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, यही तो मुश्किल है। अब मैं उन्हें कुछ कहूँ तो बहुत से उदाहरण देकर मुझे चुप कर रहने की सलाह देकर मेरी जुबान बंद कर देते हैं। वैसे तो कविता भी बहुत सी बातें कहकर मेरी जुबान बंद कर देती है। ऐसे में मैं किसे दोष दूँ? कुछ दिन के पश्चात निर्धारित समय में दुर्गा दास जी
अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार को रवाना हो गई। हालांकि अपने पोता पोती को छोड़कर उन्हें वहाँ से एक पल भी कहीं जाने का दिल तो नहीं कर रहा है, फिर भी हालात के अनुसार उन्हें जाना होगा। यह लोग चले गए। ऐसे में कविता अपने दोनों हाथों पर सिर को रखते हुए कहने लगी, अरे बाप रे बाप, अब तो मानो कुछ दिनों के लिए हमें सुकून मिल जाएगा। विवेक को पूछने लगी, यह लोग कितने दिनों के लिए गए हैं? जवाब में विवेक कहने लगा, यही मानो 1 महीना। ऐसे में प्रफुल्लित मुद्रा में कविता कहने लगी, चलो अच्छा हुआ, हम लोग एक काम करते हैं, मैं अपने मॉम डैड को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लेती हूँ। बाबूजी के चलते उन्हें नहीं बुला पाते थे। बाबूजी तो कब किससे क्या कह देंगे, कोई भरोसा नहीं है। अब यह लोग नहीं है, इस मौके पर उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ पर बुला लेती हूँ। विवेक सहमति जताते हुए कहता है, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। कितने में कविता कहने लगी, परंतु हमारे घर की जो दशा है, ऐसे में किसी को बुलाने पर भी शर्म आती है। पहले तो एक काम करते हैं, हम लोग अपने घर का थोड़ा नक्शा बदल देते हैं। एक काम करती हूँ, मैं 2-4 रोज़ की छुट्टी लेती हूँ, ताकि घर के नक्शे को थोड़ा बदल डालते हैं। तुम तो दुकान में जाकर पता करो कि एक साथ कुछ ज़्यादा लेबर लेकर 2-3 दिन में पूरा काम कर देंगे क्या? पूरे घर का कलर पेंट कर देंगे। ऐसे में विवेक कहने लगा, परंतु इसमें तो बहुत सा खर्च आएगा। जवाब में कविता कहने लगी, कौन सा ज़्यादा खर्च आएगा? मैं तो एक बार डैड से पता किया तो कहने लगे लगभग 2-3 लाख रुपए खर्च आएंगे। मैं ऐसे करती हूँ, अपने डैड को फ़ोन करती हूँ ताकि कल से ही काम चालू कर दे। उसके बाद यह जो मुग़ल ज़माने का फर्नीचर वगैरह है, इन सबको भी बदल डालते हैं। यही एक मौका है कि बाबूजी और माँ जी जब तक घर को लौटेंगे तब तक हमारा सारा काम हो जाएगा। उसके बाद ही मॉम और डैड को बुलाएंगे। मैं अपने डैड को फ़ोन कर देती हूँ। तुम अपने बाबूजी की तरह कंजूसी मत करो। कविता ने कुछ दिनों के लिए इमरजेंसी लीव ले ली और विवेक को भी छुट्टी करवा दी और बहुत ज़ोरदार युद्ध स्तर पर घर का पूरा रंगाई पुताई का काम खत्म कर डाला, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है। घर की रंगाई पुताई तथा सारे घर के खिड़की दरवाजे की पेंटिंग करने के बाद तो घर की काया ही पलट हो गई। कॉलोनी वाले सारे लोग देखते ही रह गए। ऐसे में जब लोग कविता को पूछने लगे तो कहने लगी, असल में बाबूजी और माँ जी के रहने पर कलर करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी बीमारी के कारण ऐसा करना मुश्किल होता है। ऐसे में यह तरीका हमें ठीक लगा। कुछ दिनों के लिए उन्हें बड़ी बुआ जी के घर में भेज दिए हैं। यह लोग कोलकाता में रहते हैं। तब तक हम लोग सारा काम निपटा लेंगे, फिर उन्हें वापस बुला लेंगे। कविता के कहने पर कविता और विवेक मिलकर कविता के माता पिता के साथ फर्नीचर यार्ड में जाकर बहुत से नए नए फर्नीचर पसंद करके आ गए। फर्नीचर यार्ड वाले उनके ही परिचित हैं, ताकि अगले दिन सुबह के सारे फर्नीचर को पहुंचा देगा और पुराने को लेकर चला जाएगा। ऐसे में अगले दिन फर्नीचर वाला अपने सारे के सारे फर्नीचर को लेकर आ गया और सारे पुराने सोफ़ा सेट तथा पलंग वगैरह अलमारी सभी को बदली करते हुए नए को रख कर पुराने सभी को उठाकर ले गया। फिर एक दिन कविता अपने मॉम और डैड तथा भाई बहनों को अपने घर पे बुलाती है। साथ में अपने ऑफिस की तथा कुछ और दोस्त सहेलियों को बुलाकर एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन करती है। हालांकि उसमें अपनी कॉलोनी के लोगों को भी तथा अपने बच्चों के फ्रेंड के मॉम डैड को भी बुलाती है और बड़ी धूमधाम से पार्टी सेलिब्रेट करते हुए खुशियां मनाती है।
कविता तथा विवेक की छुट्टी खत्म हो गई है और अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लिए हैं। ऐसे में एक रोज़ विवेक पूरा हिसाब किताब जोड़ते हुए अपनी पत्नी को कहने लगा, इस बार तो बहुत पैसा खर्च हो गया है। सब कुछ मिलाकर मान लो कि लगभग 8.5 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। अगर बाबूजी को पता लग गया तो बहुत गुस्सा करेंगे। इतने में कविता कहने लगी, इतना तो नहीं हो सकता, ठीक से देखो कहीं गलती तो नहीं हो रही है। जवाब में विवेक कहने लगा, ठीक से तो हिसाब लगाया हूँ। देखो, कलर पेंटिंग में 4.5 लाख का खर्च हो गया और फर्नीचर में 1.5 लाख और पार्टी में लगभग डेकोरेशन और फूडिंग को मिलाकर 3 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। तो कुल मिलाकर मान लो कि 9 लाख रुपए खर्च हो गए। देखो, पहले से ही बता देता हूँ, बाबूजी के सामने किसी प्रकार का मुंह नहीं खोलना, तब बहुत डांटेंगे, कहेंगे कि पैसा है तो इतने सारा खर्च करना होगा क्या। विवेक की बात कविता मान जाती है। देखते ही देखते महीना गुजर गया कि दुर्गादास जी अपनी यात्रा को पूरा करके घर में लौटे तो अपने घर की काया पलट को देखते हुए अपनी पत्नी को कहने लगे, कमला, लगता है हम लोग किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गए हैं ना। धीरे से जवाब देते हुए कमला देवी कहने लगी, गलत जगह पर नहीं आए हैं, पर आप किसी को कुछ मत कहना। बच्चे लोग अपनी पसंद का काम करवा लिए हैं, हमारे सामने नहीं कर पाए तो हमारे पीछे से कर लिए, कोई बात नहीं। उनके पैसे से वह लोग कुछ भी करें, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। दुर्गादास जी एक गहरा सांस छोड़ते हुए कहने लगे, हाँ कमला, तुम ठीक ही कहती हो, हम लोग तो वैसे ही पागल हैं। लोग बूढ़े हो जाने के बाद अपने बच्चों के सामने पागल बन जाते हैं। दिन गुजरने लगे। जब जब बेटा बहू घर में नहीं रहते, अक्सर दुर्गादास जी अपनी पत्नी से चर्चा करते रहते हैं। हमारी गैर हाजिरी में न जाने कितने पैसे खर्च कर दिए इन्होंने। घर की तो काया ही पलट कर दी है। लगभग 5-7 लाख रुपए तो खर्च कर ही डाला। ऐसे में कमला देवी कहने लगी, अब रहने भी दीजिए, इनको कहने पर भी क्या लाभ। कहेंगे हमारे पैसे खर्च किए हैं, आपका क्या जाता है। अगर उनके पास पैसा है तो हमें क्या करना है। उनका पैसा चाहे रखे या पानी में बहाएं, हम कौन होते हैं बोलने वाले। जवाब में दुर्गादास जी कहने लगे, यह लोग समझते नहीं कि कब किस प्रकार की मुसीबत आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। अपनी मुसीबत में कोई भी हमें मदद करने वाला नहीं होगा। समय का क्या भरोसा, अपने को कभी अपनी तिजोरी खाली नहीं करनी चाहिए। लगभग साल भर किसी भी रूप में बीता कि कोरोना की महामारी ने दस्तक दे दी। विवेक और उसकी पत्नी पहले तो कुछ दिन घर में ही बैठकर काम करते रहे। लॉकडाउन खत्म हो गया तो धीरे धीरे जब लोगों ने ऑफिस में जाने लगे, तब भी दोनों घर पर ही बैठकर काम करते रहे कि अचानक एक रोज़ ईमेल के जरिए दोनों को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया। कुछ ऐसा हुआ कि विवेक और कविता जैसे बहुत से लोगों को कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। कुछ दिन तक तो विवेक और कविता इस विषय की पुष्टि किसी से नहीं किए, अतः दुर्गादास जी को भी पता नहीं चला। बड़े दिनों के बाद लगभग एक रोज़ बातों बातों में दुर्गादास जी के पूछने पर विवेक ने इस बात की पुष्टि की। तब तक लगभग 6 महीने बीत चुके थे। सभी लोग उम्मीद करते हुए बैठे हैं कि शायद 4-6 महीने के बाद फिर से कंपनी वाले दोनों को ही रीअपॉइंटमेंट कर लेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। साल भर बीत गया कि कोरोना की दूसरी लहर ने कविता और विवेक के साथ साथ पूरे परिवार को ही चपेट में ले लिया। केवल दोनों बच्चे रह गए। बीते समय के साथ साथ कोरोना की दूसरी लहर भी दब गई, पर विवेक और कविता को फिर से जॉब पर नहीं बुलाया गया।
ऐसे में दोनों ही हताशा व्यक्त करते हुए आपस में चर्चा करते हुए कहने लगे, अब तक तो कोरोना ने हमें चारों तरफ से मार दिया है। बच्चों की स्कूल की फीस और घर का खर्च वगैरह चलाना भी मुश्किल हो गया है। अब क्या करें? इतने में कविता कहने लगी, ऐसा करो ना, बाबूजी की पेंशन तो बंद नहीं हुई है ना? जवाब में विवेक कहने लगा, बाबूजी की पेंशन से भला क्या होगा? हमने तो अपने खर्च का दायरा इतना बढ़ा लिया है। बाबूजी के पैसे से मुश्किल से राशन का सामान आ सकता है। उनके पास जमा पूंजी तो कुछ नहीं है, क्योंकि कोरोना में बाबूजी के पैसे भी तो काफ़ी कुछ खर्च हो गए हैं। अब क्या होगा? कुछ दिन और बीते कि एक रोज़ दुर्गादास जी अपने बेटे से कहने लगे, क्या बात है बेटा, तुम लोग बहुत परेशान दिख रहे हो। ऐसे में विवेक अपनी सारी परिस्थितियों के विषय में अपने बाबूजी को खुलकर कहने पर दुर्गादास जी कहने लगे, बेटा, मुसीबत में अपने लोग ही तो अपनों के काम आते हैं। यह सगे संबंधी दोस्त वगैरह किस काम के हैं? उनसे कुछ मदद मांग लो ना। जिनकी बहन की शादी में तुमने 7-8 लाख रुपया उधारी दिए थे, और चंद्र प्रकाश जो तुम्हारा जिगरी दोस्त है, उसको फ्लैट लेते समय तुमने 5 लाख रुपए उधार दिए थे। आनंद जो पूरे परिवार को लेकर हमारे घर में आया था, जिनको तुमने परिवार सहित पूरा शहर घुमाया था, वृंदावन धाम तक लेकर गए थे, और एक जो चंदन है, जिसको ब्रिटेन में जाते वक्त तुमने 5-6 लाख रुपए उधार दिए थे, उनसे वापस मांग लो। उनको कहो कि हमारे ऊपर मुसीबत आ गई है, अब तुम लोग हमें मदद करो। विवेक चुपचाप खड़ा रहा। ऐसे में कुछ देर तक चुपचाप रहकर फिर से दुर्गादास जी कहने लगे, बेटा, रघुवीर जी को कहो ना, ताकि तुम्हें ऐसी मुसीबत में कुछ मदद करें। रघुवीर जी के तो बहुत बड़े सर्किल है, अक्सर कहते रहते हैं, 2-4-10 को तो कभी भी नौकरी में लगा सकते हैं। बहुत से मंत्री तथा बहुत से एमएलए तथा बड़े बड़े अफसर उनके लंगोटिया यार हैं। उनके एक इशारे पर काम करते हैं। ऐसे में उनसे मदद मांग तो सकते ही हैं ना, ताकि कम से कम एक को तो नौकरी में लगाए, कम से कम अपनी बेटी को ही लगा दे। इतने में कमला देवी कहने लगी, आप किसकी बात कर रहे हो रघुवीर जी? यह तो बिन पैंदे के लोटे की तरह लुढ़कते रहते हैं। बात तो ऐसे करते हैं कि सारी दुनिया उनकी मुट्ठी में है। अमेरिका के राष्ट्रपति को भी अपना लंगोटिया यार कहते हैं। ऐसे लोग जो खाली मटके की तरह आवाज़ करते रहते हैं, यह भला दूसरे की क्या मदद करेंगे? यह तो खुद चाहते हैं कि दूसरा कोई उन्हें मदद करे। अब देखना बेटा, तुम्हारी मुश्किलों में कोई तुम्हें मदद करने को नहीं आएगा। तुम भले ही बड़े से बड़े लोगों को घर में बुलाकर पार्टी कर लो, लाखों रुपया खर्च कर लो, अब जरा उन्हें अपने दुख की बात बताओ। देखना, अभी फ़ोन ही बंद करके रखेंगे, ताकि तुम उन्हें परेशान ना कर सको। अगर तुम्हारी यही दशा रही तो घर का क्या हाल होगा, तुम खुद ही देख लो। लगभग 1 साल से ज़्यादा तुम दोनों की नौकरी गए हो गए, ना तो तुम्हारे दोस्त लोग काम आएंगे, ना तुम्हारे सास ससुर, जिनके इशारे पर खर्च करके घर की काया पलट कर दिए। अब तो तुम्हें बैंक वाला भी क्रेडिट नहीं देगा, कोई दुकानदार भी नहीं देगा। विवेक मन ही मन सोचने लगा, माँ जी ठीक कह रही हैं, हमने बिन सोचे समझे बहुत से पैसे खर्च कर डाले, जो हमें नहीं करने चाहिए थे। आज वह 9-10 लाख रुपया अगर हमारे पास होता तो कम से कम 2-3 साल और गुजारा कर सकते थे। इतने में दुर्गादास जी कहने लगे, बेटा, मुझसे जो होगा मैं उतना ही कर सकता हूँ। मेरी पेंशन के पैसे से जो हो सके चलाओ, और किसी के भरोसे में बैठे रहने की बजाय खुद की तरफ से कोशिश करो।
ताकि तुम्हें कहीं पर भी बड़ी न भी हो सके तो कम से कम छोटी तनख्वाह पर भी नौकरी मिल सके। कम से कम तुम्हारा जीवन फिर से पटरी पर तो आ जाएगा। नहीं तो तुम खुद ही विचार करके देखो कि तुम्हारी आर्थिक हालत कैसी हो जाएगी। कविता दूर खड़े होकर सबकी बातें सुन रही थी, पर कुछ कहा नहीं। विवेक मन ही मन सोचने लगा, आखिर बाबूजी का कहना भी सही है। अब अपने ऊपर मुसीबत आती है तो कोई भी किसी को मदद करने को नहीं आते। सारा कुछ अपने को ही झेलना पड़ता है। अब देखते हैं क्या किया जाए। अपने को ही कोशिश करनी होगी, तभी जाकर कुछ हो सकता है। धन्यवाद। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम भी आपके लिए ढेर सारी प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से पेश कर सकें। धन्यवाद।